नमस्कार साथियों। जैसा कि पटवारी परीक्षा का पाठ्यक्रम आ चुका है, आशा है आप सब ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी होगी। जो अधिकांश जो टॉपिक्स हैं पूर्व की परीक्षा के अनुसार हैं, लेकिन एक जो टॉपिक है सबसे ज़्यादा आप सभी को परेशान कर रहा है वह है सामान्य प्रबंधन, क्योंकि इसको नया जोड़ा गया है और इससे संबंधित स्पेसिफिक कोई किताब बाज़ार में उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में सभी के मन में जिज्ञासा है कि इस टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ा जाए, और कई प्रकार के चैनल जैसे कि मैंने देखे हैं, बहुत ही नामी कोचिंग क्लासेस के जो चैनल हैं वो अलग अलग प्रकार का जो मैटर है वो बता रहे हैं। कुछ इसको अकाउंटिंग से जोड़ रहे हैं, कुछ इसे सामान्य प्रबंधन के रूप में लेकर और थोड़े थोड़े टॉपिक बता रहे हैं। कुछ कोचिंग क्लासेस ने ऐसा किया है कि सीधे सीधे प्रश्न पूछना प्रारंभ कर दिए। तो हमने यहाँ पर इस टॉपिक को सरल करके और इसके वास्तविक टॉपिक को पढ़ाने का प्रयास किया है। इसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि इसमें कौन कौन से भाग हैं जो आ सकते हैं, और इसके अंत में ही हम प्रश्नों पे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। टॉपिक नया है तो सभी तरह का भ्रम रहेगा। हमारा ये भी प्रयास है कि हम कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक जो मैटर हैं वो उपलब्ध कराएं। आप बाकी चैनल्स पे देख सकते हैं कि कई कई घंटों तक 10 या 12 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। उसकी तुलना में हम आपको कम से कम समय में अच्छे से अच्छा मैटर उपलब्ध करने का प्रयास करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि सामान्य प्रबंधन के अंतर्गत हम सबसे पहले लेंगे प्रबंध का अर्थ क्या है, अर्थात प्रबंध है क्या, प्रबंध की विशेषताएं क्या है, उसके कौन कौन से मेरिट्स हैं उस पर चर्चा करेंगे। प्रबंध की प्रकृति क्या होती है, उसके बाद हम प्रबंध के क्षेत्र पे बात करेंगे, प्रबंध के कार्य पर चर्चा करेंगे, प्रबंध की कसौटियों पर चर्चा करेंगे। इसी प्रबंधन के अंतर्गत जो अलग अलग टॉपिक हैं, जैसे नेतृत्व क्या है, नेतृत्व की क्या विशेषताएं हैं, नेतृत्व में क्या क्या शामिल होता है। इसी प्रकार इसके अंतर्गत एक और टॉपिक है संप्रेषण। तो संप्रेषण क्या होता है, संप्रेषण किस प्रकार से होता है, प्रभावी संप्रेषण किस प्रकार किया जाता है, और संप्रेषण के विभिन्न भाग कौन कौन से। इसी प्रकार अभिप्रेरण क्या होता है, सकारात्मक नकारात्मक अभिप्रेरण में कौन कौन सी वस्तुएं सम्मिलित होती है, अभिप्रेरण से क्या होता है, इन सब पे इसी के अंतर्गत चर्चा की जाएगी। हमारे आज के वीडियो में हम शुरू की चीज़ों को सम्मिलित कर रहे हैं और अगले वीडियो में हम इसको टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्रबंध का अर्थ क्या है। इसकी विभिन्न परिभाषाएं हैं। सबसे पहले हम देखते हैं निश्चित कार्यों को मिलाकर बनी एक प्रक्रिया को प्रबंधन कहते हैं। फिर से पढ़ता हूँ। निश्चित कार्य अर्थात पूर्व से निर्धारित कार्य हैं, उसको मिलाकर एक प्रक्रिया बना दी, उसे हम प्रबंधन कहते हैं। कुछ लेखक प्रशासन एवं प्रबंधन को एक ही मानते हैं, जबकि दोनों में कुछ मात्रा का अंतर है। प्रशासन जो है वो अधिक बड़ा है, सार्वजनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। प्रबंधन सार्वजनिक भी हो सकता है, निजी भी हो सकता है। एक परिभाषा है सेकलर एवं हडसन की। निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के प्रयत्न में प्रयुक्त मानव स्रोतों तथा सामग्री के सामूहिक प्रयोग को प्रबंध माना जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे इस परिभाषा में कुछ पॉइंट हैं जिसे आप याद रखेंगे तो आपको ये परिभाषा समझने में बहुत ही आसानी होगी। सबसे पहले है निर्धारित लक्ष्य, उसकी प्राप्ति करना, और
उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मानव संसाधन और सामग्री के सामूहिक प्रयोग। फिर से बात करते हैं, निर्धारित लक्ष्य, मानव संसाधन और सामग्री, और इन दोनों का सामूहिक प्रयोग, ये कार्य है प्रबंधन का। अब सेकलर हडसन की एक और परिभाषा है, संगठन प्रशासन का ढांचा या उपकरण है, जबकि प्रबंधन उसका संचालन है। तो जो ढांचा है या जो स्ट्रक्चर है वो प्रशासन है, जबकि उसको ढांचे को चलाने के लिए जो काम करता है वो प्रबंधन करता है। इसमें आप कीवर्ड देखेंगे, प्रशासन, संगठन, प्रबंधन और संचालन। अब हम मिलेट की परिभाषा देखेंगे। प्रबंध से अर्थ व्यक्तियों के समूह तथा प्रक्रिया से हैं, जिसके द्वारा इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संगठन को अनुप्रमाणित किया जाता है। प्रबंध से अर्थ व्यक्तियों के समूह अर्थात मानव संसाधन, प्रक्रिया, प्रोसेस, एक नियमानुसार संचालित किए जाने वाले कार्य, उसे हम प्रक्रिया कहते हैं, के द्वारा इन लक्ष्यों को, किन लक्ष्यों को, जो निर्धारित किए गए, प्राप्त करने के लिए संगठन को अनुप्रमाणित करना, मतलब संगठन को चलाना। ये मिलेट की परिभाषा है। टेरी के अनुसार, ये भी एक विद्वान है, अन्य लोगों के प्रयत्नों द्वारा पूर्व निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करना ही प्रबंध है। अर्थात दूसरे सारे लोगों के प्रयत्नों को शामिल करना और जो पूर्व से निर्धारित लक्ष्य हैं, उद्देश्य है, उनको प्राप्त करना। यहाँ भी आप कीवर्ड देख सकते हैं, प्रयत्न, अन्य लोग और निश्चित उद्देश्य। ऊपर की परिभाषा में भी आप देखेंगे, व्यक्तियों का समूह है, प्रक्रिया है और संगठन है और लक्ष्य हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें कम हैं। परिभाषा याद रखने में आप थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे कि आप इसे तुलनात्मक याद रखें, तो आप उसको बेहतर तरीके से याद कर पाएंगे। कीवर्ड बना सकते हैं, शॉर्ट नोट भी बना सकते हैं। इसके बाद है प्रबंध की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता है प्रबंध एक प्रक्रिया है। जैसा हम दो परिभाषाओं में भी देखा है कि यहाँ प्रक्रिया के बारे में बार बार बोला जा रहा है। तो जो प्रशासनिक ढांचा है उसको चलाने के लिए यदि कोई कार्य कर रहा है तो वह प्रबंधन है। तो पहली विशेषता हम देख रहे हैं, प्रबंध द्वारा संपूर्ण प्रक्रिया को संचालित किया जाता है। बहुत ही सरल है। दूसरा है उद्देश्य की पूर्ति के रूप में। उद्देश्य, जैसा हम परिभाषा में सुना है कि पूर्व से निर्धारित लक्ष्य और उनकी पूर्ति करना। प्रबंध की सफलता उद्देश्य की पूर्ति पर निर्भर रहती है। प्रबंध का कार्य ही उद्देश्य की पूर्ति है। प्रबंध की सफलता उद्देश्य की पूर्ति पर निर्भर रहती है, अर्थात कि प्रबंध की जो सफलता है वो उसके लक्ष्यों की पूर्ति पर निर्भर है। तीसरा है प्रबंध एक मानव प्रक्रिया है। इसमें मशीन और मानव दोनों पे ध्यान दिया जाता है, अर्थात एक मानव प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत दोनों का प्रबंधन किया जाता है और उनका सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने का प्रयास किया जाता है। चौथा है यह सर्वव्याप्त है, अर्थात प्रबंध की प्रक्रिया सर्वव्याप्त है। यह समस्त देशों एवं समस्त कार्यों में पाई जाती है, अर्थात पृथक पृथक देशों में भी इसका स्वरूप वही होगा और किसी भी प्रकार के कार्य हैं, चाहे निजी प्रशासन में हो चाहे लोक प्रशासन में हो, उन सब में प्रबंध की भागीदारी अवश्य रहेगी। पांचवा है यह समन्वय भी स्थापित करता है। इसके द्वारा मानवीय क्रियाओं को नियोजित, संगठित, निर्देशित और समन्वित किया जाता है। आप समझने का प्रयास कीजिए। समन्वय, मानवीय क्रियाओं को, जो मानव प्रयास कर रहे हैं उनके द्वारा जो प्रक्रियाएं की जा रही है उसको प्लान करना, नियोजित करना, संगठित करना अर्थात एकत्रित करना, उन्हें निर्देश देना कि वो किस प्रकार का काम करें और उनके सारे कार्यों को समन्वित करना
कि उनमें एक दूसरे का विरोध न हो। छठा है, यह एक व्यापक अवधारणा है। कई बार इस प्रकार की बातें होती हैं कि यह कला है या विज्ञान है या कुछ नहीं है। तो प्रबंधन यहाँ सिर्फ कला नहीं है, यहाँ कला एवं विज्ञान दोनों हैं। इसीलिए इसको व्यापक अवधारणा माना गया है कि यह विज्ञान जैसे ही प्रक्रियाओं का पालन करता है। प्रबंध एक पेशा है, यह एक व्यवसाय है। इसमें वो सभी तत्व पाए जाते हैं जो एक व्यवसाय में पाए जाते हैं। और पूर्व वर्षों में ऐसा होता था कि छोटी कंपनियां होती थी, छोटे संगठन होते थे, तो जो उनके मालिक होते थे वही प्रबंध का कार्य करते थे। लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन के बाद प्रबंध एक अलग से प्रोफेशन हो गया, व्यवसाय हो गया, और यह उनके मालिक से एक अलग व्यवसाय है। प्रबंध एवं स्वामित्व दोनों अलग अलग हैं। यहाँ हम देख रहे हैं पूंजीपति पूंजी लगाकर स्वामित्व प्राप्त करते हैं, जबकि प्रबंधक का कार्य केवल प्रबंधन करना है। इन्हीं पॉइंट को हम फिर से एक बार देख रहे हैं ताकि आप इसे दोहरा सकें और आपको ये याद हो जाए। प्रबंध एक प्रक्रिया है उद्देश्य की पूर्ति के रूप में। प्रबंध एक मानवीय प्रक्रिया है, यह सर्वव्याप्त है, यह समन्वय भी स्थापित करता है, यह एक व्यापक अवधारणा है। प्रबंध एक पेशा है। प्रबंध एवं स्वामित्व दोनों अलग अलग है। अब हम पढ़ते हैं प्रबंध की प्रकृति। प्रबंध प्राचीन समय से ही अस्तित्व में है। प्राचीन मंदिर, बड़े बड़े गीजा के पिरामिड, बड़े सरोवर, ये सब प्रबंध द्वारा ही बनाए गए हैं। अर्थात प्रबंध का अस्तित्व मानव के पृथ्वी पर आगमन के साथ ही हो चुका था। अब विभिन्न विचारकों ने इसे अलग अलग नाम से संबोधित किया है। यहाँ हम बहुत ही संक्षिप्त में इनके नाम देखेंगे और इन्होंने किस नाम से उसको संबोधित किया है। जैसे प्रोफेसर टेलर, जो कि प्रबंध के पितामह माने जाते हैं, उन्होंने इसे तकनीकी निश्चयवाद कहा है। इसे आप थोड़ा सा और दिमाग में रखें कि यह तकनीकी निश्चयवाद, अर्थात उन्होंने प्रबंधन को तकनीक से जोड़ा है, इसलिए इनको वैज्ञानिक प्रबंध का पिता भी कहा जाता है। हेनरी फेयर, इन्होंने इसे सार्वभौमिकता नाम दिया है। प्रोफेसर ड्रकर, जिन्होंने प्रबंधन के बारे में कई किताबें लिखी हैं, उन्होंने इसे आर्थिक विस्तारवाद का नाम दिया है। प्रोफेसर शेल्डन, इसने समझौते की भावना के रूप में इसे संबोधित किया है। प्रोफेसर ब्रेंच, इसे एक सामाजिक प्रक्रिया माना है। आप पांचों जो संबोधन है इसमें देखेंगे तो इसमें तकनीकी निश्चयवाद है, सार्वभौमिकता, आर्थिक विस्तारवाद, समझौते की भावना और सामाजिक प्रक्रिया। इसे आप थोड़ा थोड़ा यदि और समझें तो ड्रकर महोदय को आप अर्थ से जोड़ दीजिए, शेल्डन महोदय को आप समन्वय से जोड़ दीजिए, ब्रेंच महोदय को सामाजिक प्रक्रिया से जोड़ दीजिए, फेल महोदय को सार्वभौमिकता से जोड़ दीजिए और अंत में प्रोफेसर टेलर को तकनीकी निश्चयवाद से जोड़ दीजिए। इसको आपको याद करने के लिए आप इसे कहीं पे चिपका सकते हैं, अपने सामने रख सकते हैं या नोट्स के रूप में इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम देखेंगे प्रबंध की प्रकृति क्या है। प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, इसलिए इसे कहीं भी लागू किया जा सकता है। उद्यम के स्वरूप मायने नहीं रखता है। इसका उपयोग व्यावसायिक क्रियाओं के साथ साथ अन्य विषयों में भी किया जा सकता है। यहाँ हम इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। न सिर्फ व्यावसायिक क्रिया, जबकि प्रशासन में भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं। निजी संस्थाओं में तो किया ही जाता है। आजकल हम देखते हैं कि कई प्रकार के शासकीय विभाग हैं जहाँ पे MBA डिग्री प्राप्त प्रबंधकों की नियुक्ति की जाती है और वह उस विभाग को, उस कार्य को, उस प्रोजेक्ट को प्रबंध के द्वारा चलाते हैं। नंबर 2 है समूह कार्य रूप में प्रबंध। फेयल के शब्दों में प्रबंध किसी व्यापार के वरिष्ठ सदस्यों या प्रधान का अन्य विशेषाधिकार या विशेष उत्तरदायित्व नहीं होता। यह तो निगम निकाय के प्रधान तथा सदस्यों के बीच
अन्य सभी क्रियाओं की भांति फैला हुआ है। उन्होंने ये कहने का प्रयास किया है कि यह सिर्फ किसी खास बड़े अधिकारी, वरिष्ठ सदस्य के पास ही उत्तरदायित्व के रूप में नहीं है, यह छोटे कर्मचारियों तक भी व्याप्त है, फैला हुआ है और वो भी प्रबंधन में कुछ न कुछ योगदान देते हैं। व्यवसाय के रूप में प्रबंधन, लॉरेंस एप्पले के अनुसार प्रबंधन पेशा बन चुका है। लोवेल के अनुसार प्रबंधन एक बूढ़ी कला है, किंतु इसमें सबसे जवान पेशा है। अर्थात प्रबंधन पहले से ही मौजूद रहा है और यह काफ़ी पुराना हो चुका है, लेकिन इसका जो पेशा है या इसको प्रोफेशन के रूप में जब हम सुन रहे हैं तो यह एक प्रोफेशन है जो कि ताज़ा है या नया है। प्रबंधन मूल रूप से पेशा ही है, किंतु इसको और आगे ले जाने की आवश्यकता है। अभी भी कुछ जगह ऐसा माना जाता है कि प्रबंधन संपूर्ण पेशा नहीं है, इसलिए हम यहाँ ऐसा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, आगे ले जाने की आवश्यकता। इस 3 नंबर पॉइंट में आप 2 विद्वानों के नाम देखेंगे, लॉरेंस एप्पले और लोवेल। एक पेशे के बारे में बोल रहे हैं और एक बूढ़ी कला और जवान पेशा। सामाजिक उत्तरदायित्व। अब परंपरागत प्रबंध का बोलबाला नहीं है। 20वीं सदी के पूर्व में अनेक तकनीकी परिवर्तनों, राजनीतिक परिवर्तनों, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के फलस्वरूप प्रबंधकों में भी परिवर्तन हुआ है। अब वो जिस संस्थान में कार्य कर रहे हैं, उनके कर्मचारी, समाज, सरकार एवं उपभोक्ताओं के हितों की भी उनको रक्षा करना पड़ती है। समाज के विभिन्न वर्गों के प्रति प्रबंधक के सामाजिक दायित्वों को प्रबंधक का सामाजिक दायित्व के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ पे आप इतना ध्यान रखें कि 20वीं सदी के उपरांत जो परिवर्तन हुए हैं, उसके बाद प्रबंधक को भी अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाना पड़ता है, फिर चाहे वो उनके संगठन के अंदर हो, चाहे संगठन से बाहर हो। प्रबंध गतिशील प्रणाली। प्रबंध की जो प्रक्रिया है गतिशील है, सृजनात्मक है, अर्थात क्रिएटिव है। प्रबंधकों से अपेक्षा की जाती है कि वो प्रत्येक व्यक्ति की क्रिया को एक अंग के रूप में मानना चाहिए तथा सभी व्यक्तियों की क्रियाओं को संयुक्त रूप से एक प्रणाली के रूप में मानना चाहिए। प्रबंधकों को संगठन के विभिन्न अंगों को अलग अलग न मानकर संपूर्ण संगठन को एक प्रणाली मानकर कार्य करना चाहिए। अर्थात पूरा जो संगठन है वह एक इकाई है और जो उसमें काम करने वाले व्यक्ति हैं, मानव हैं, संसाधन हैं, ये सभी उसके भाग हैं और इन सब का समन्वय, यह पूरा ही एक गतिशील प्रणाली है। यहाँ हमने देखा कि किस प्रकार हमने प्रबंध की प्रकृति के 5 पॉइंट देखे हैं। हम इसे फिर से एक बार दोहरा देते हैं। प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। समूह कार्य के रूप में प्रबंध, व्यवसाय के रूप में प्रबंध, सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में प्रबंध, प्रगतिशील प्रणाली के रूप में प्रबंध। तो यहाँ हम इसका एक छोटा सा भाग पढ़ा है। आशा है आपको ये बहुत ही सरल लगा होगा। आप इसको कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि हम इस पाठ में किस प्रकार से सुधार करें या हम किन बिंदुओं को जोड़ सकते हैं। मैं आपसे फिर अनुरोध करना चाहूँगा कि आप बिल्कुल भरोसा रखिए, हम आपको पूरा विश्वसनीय मैटर उपलब्ध करवाएंगे। इसके बाद का जो भाग है उसमें हम आपको प्रबंध का क्षेत्र, प्रबंध का कार्य, प्रबंध की कसौटियाँ और इससे जुड़े हुए नेतृत्व, संप्रेषण और अभिप्रेरण, इन सब पर आगामी जो हमारे वीडियो हैं उस पर हम आपको अपने पाठ उपलब्ध कराएंगे। तब तक आप इंतज़ार कीजिए और इस पाठ को अच्छे से तैयार कर लीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आपको पटवारी से और अन्य परीक्षाएं जो आयोजित होने वाली हैं उनसे संबंधित मैटर समय समय पर उपलब्ध करवाएंगे। यदि आपको हमारा पाठ अच्छा लगे तो इसे दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।